नंबर 5 है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, हिज पावर्स एंड फंक्शन। पहले हम काउंसिल की बात कर रहे थे, अब प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट जो है प्राइस कंट्रोलर जो है प्राइस कंट्रोलर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनकी बात आ जाएगी। फिर उसके बाद कुछ बाकी प्रोविजंस आ जाएंगे। तो द सेक्रेटरी, ये जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं वो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल हैं, ठीक है। shall be the provincial controller general for the purposes of this act. The provincial controller general may by an order, किसी ऑर्डर से किसी ऑथराइज ऑफिसर को गवर्नमेंट के अंदर जो होते हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करवा सकते हैं डीसी साहब से या किसी भी और कमेटी के मेंबर से, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं। अब नेक्स्ट हम डिप्टी कमिश्नर साहब देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर शैल बी द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन हिज रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब ओवरऑल पंजाब में जो कंट्रोलर जनरल हैं वो तो सेक्रेटरी ऑफ प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट हैं, तो ज़िले के अंदर जो प्राइस कंट्रोलर हैं या सप्लाईज के कंट्रोलर हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं। उनके बाद कुछ प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं, वही पावर्स जो ऊपर काउंसिल नीचे डेलीगेट करती है, उस लिहाज से ये अपने इलाके में नोटिफाइड जो उनको किया जाता है, अब अपने इलाके में अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए ये काम होते हैं। देखें, कंट्रोलर जनरल, उनके बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी। ऊपर से ड्यूटीज़ अपना डिवॉल्व हो रहे हैं, इख्तियारात और इवॉल्व हो रही हैं ड्यूटीज़ नीचे वाले लोगों की, अंडर द शेडो ऑफ काउंसिल एंड कंट्रोलर जनरल और फिर डिप्टी कमिश्नर, और फिर उनके नीचे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं। तो ये आगे फिर ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो ये वाले काम करेंगी, क्योंकि ये अथोराइज्ड हो जाएंगी ना। ये सीक मंथली और पीरियडिकल स्टेटमेंट, ठीक है, डीलर से ये मंगवाएं कि उन्होंने क्या इंपोर्ट किया है वगैरह वगैरह, ठीक है, और उनके रेट्स वगैरह भी। एंटर एंड सर्च एनी प्रेमिसेस, किसी जगह पे दाखिल होकर सर्च करना, ठीक है। एनी ट्रेड एसोसिएशन, उसको वेरीफाई करना इंफॉर्मेशन को। सीक डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड फ्रॉम एनी सोर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑर्डर, कोई ऑर्डर अगर हुक्म हुआ है तो उसके अंडर अगर ज़रूरी है कि कहीं से डॉक्यूमेंट्स लेने, तो ये कमेटी लेगी जाके, ठीक है। और उसके बाद फिक्स द प्राइस ऑफ एन एसेंट, कोई प्राइस फिक्स पर करनी पड़ती तो वो भी करेंगे ये लोग, ठीक है। जो कंट्रोलर जनरल साहब कहेंगे, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनके ही अंडर सारा कुछ होना है। सीक रिकॉर्ड एंड असिस्टेंस ऑफ एनी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, खा वो फेडरल गवर्नमेंट की हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जहाँ ज़रूरी होगा हम किसी सरकारी इदारे से जो है वो भी मदद लेंगे और रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं। उसके बाद सर्च करना, सीज़ करना, फॉरफीट करना, यानी आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे ज़ब्त करनी कोई चीज़, तो वो भी यही करेंगे, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिहाज से। और इसके अंदर भी जिस तरह ऊपर काउंसिल के हवाले से हमने बात की है कि कर तो सकते हैं सर्च, सीज़ और फॉरफीट करना, ज़ब्तगी की ही एक दोनों किस्में हैं, लेकिन उस बंदे को सुनना है लाजमी, ठीक है। और जब सील करनी है ना प्रिंसेस, तो वहाँ पे हमने रिकॉर्ड करनी है चीज़ें इन राइटिंग, लिखना है साथ। नेक्स्ट है 6 सेक्शन है फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शंस एज मे बी पास्ड बाय द काउंसिल। उसके बाद प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम और कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस, ये डीसी साहब, ठीक है। मे बाय एन ऑर्डर, किसी ऑर्डर से करवा सकते हैं जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं डिफरेंट एरियाज़ में, उनके ट्रांजैक्शन के लिहाज से कि जो है ए सिटी है वहाँ पे कितनी दूर से चीज़ जाती है, बी सिटी में कितनी दूर, उस लिहाज से कैरेज वगैरह सारा सोच समझ के थोड़ा बहुत रेट को वेरी भी किया जा सकता है ट्रांजैक्शन के लिहाज से। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजैक्शन में एक बंदे ने सेल दूसरे को की, दूसरे ने तीसरे को, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है या काउंसिल या प्रोविंशियल कंट्रोलर या फिर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, प्राइस कंट्रोल कमेटी, उसका कोई मेंबर जिसको ऑथराइज किया जाएगा वो रेट फिक्स करेगा। द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम और कंट्रोलर ऑफ प्राइस, ये डिस्ट्रिक्ट वाले आ गए, मे रिव्यू, ये फिक्स भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, ठीक है, जो भी प्राइसेस वगैरह फिक्स हुई हैं। नंबर 7 है सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। अब ये कुछ चीज़ें जिनको हम कहते हैं अजाफी या एडिशनल जो एक्सप्लेनेशन समझ लें। सेलिंग और रीसेलिंग
में कोई बंदा हाई प्राइस पे चीज़ नहीं दे सकता कि जी मुझे 70 की मिली है, मैं कैसे 60 पे दे दूँ। भाई जब रेट 60 है तो आप 60 पे देंगे, आपने क्यों 70 की ली किसी से। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल जो प्राइसेस हैं इनको हमेशा हर जगह पे हर लेवल पे डिस्करेज किया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटी, अगर कहीं पे सीज कर लिया है किसी कमोडिटी को, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में जो मर्जी लिखा हुआ, ठीक है, द एसेंशियल कमोडिटीज सीज्ड अंडर द एक्ट मे बी सोल्ड बाई एनी ऑफिसर हु सीज्ड द एसेंशियल कमोडिटी। कोई और लॉ जो मर्जी कहता है, हमने जो चीज़ से सीज करनी है हमने उसको बेच देना है, बेचने के बाद ऑन स्पॉट ही जो प्राइस फिक्स होगा ऑन स्पॉट एट द प्राइसेस फिक्स्ड फॉर सच एसेंशियल कमोडिटी, तो उस कमोडिटी के लिए जो रेट फिक्स होता है, जो सरकारी रेट होता है, तो उस पर उसको बेच दिया जाएगा। द सेल प्रोसीड्स टू सो कलेक्टेड, जो उससे सेल से पैसे आएंगे इसमें, शेल बी डिपॉजिटेड इन प्रॉफिट बियरिंग बैंक अकाउंट इन एनी शेड्यूल बैंक एम्पावर्ड टू रिसीव गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जाएं वो पैसे, गवर्नमेंट का जहाँ कहीं भी प्रॉफिट बियरिंग जो है अकाउंट होगा उसमें हम जमा करवा देंगे। अब अगर वो बंदा जो है अदालत में जगह पे किसी अपील में वो बंदा बरी हो जाता है या लगता है कि उस बंदे ने कोई कसूर नहीं किया था, तो वो जनाब हम वो उसको वापस लौटा देंगे, और साहब बरी ना हो सके तो वो पक्की पक्की गवर्नमेंट की अमाउंट रहेगी। 9 सेक्शन है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरी डीलर इम्पोर्टर या प्रोड्यूसर जो होता है शेल सप्लाई गवर्नमेंट को, कंट्रोलर या किसी भी इनके नुमाइंदे को जो है वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन इम्पोर्ट, जो उसने, जैसे ये बात पहले वैसे हो चुकी है किसी और फॉर्म में, तो जितना उसने माल मंगवाया है वो सारी इंफॉर्मेशन इनको दी जाएगी जब ये ऑर्डर में रिक्वायर करेंगे। ठीक है, पेनल्टीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। 3 साल तक कैद है जो बंदा ओबे नहीं करेगा ऑर्डर्स को, और 5 लाख तक जुर्माना है। ठीक है, और ये तो हो गया ना, मैक्सिमम 3 साल कैद है और मैक्सिमम 5 लाख जुर्माना है। और अगर कोई बंदा रिपीट कर रहा है, एक बार उसको जो है वो ऐसे ही एक एक जो है वो सिर्फ जुर्माना किया, कोई थोड़ा जुर्माना कर दिया, वैसे तो या कैद हो सकती है या जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर किसी बंदे के साथ थोड़ी बहुत रियायत की और अगली बार फिर उसने वही काम किया है, तो फिर उसके लिए 45,000 से लेस जुर्माना नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा होगा। और दूसरी बात उसके अंदर है, पनिशमेंट जो है उसकी शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ से कम उसको हम कैद नहीं रखेंगे अगर वो बंदा रिपीट कर रहा है इस ऑफेंस को, और 7 दिन से कम हम उस प्रेमिसेस को, उस दुकान को सील नहीं रखेंगे 7 दिन से ज़्यादा। यानी कि ये 3 सज़ाएं फिर कंफर्म कर देंगे, इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। ये तो मैक्सिमम बताया है ना, मे एक्सटेंड टू, तो लेकिन अगर इसमें कोई रायत किसी के साथ हो गई है तो यहाँ पे फिर रायत नहीं होगी, ये मिनिमम जो सज़ाएं वो बता दी हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज है, द ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट जो है वो नॉन बेलेबल होंगे और कॉग्निजेबल होंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी होगी। अपील का हक क्या है, अगर तो एनी प्रोड्यूसर, डीलर या इम्पोर्टर जो है वो अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस, अगर डीसी साहब से किसी को, डीसी साहब के फैसले से किसी को शिकायत है तो डिविजनल कमिश्नर के पास वो अपील दायर करेंगे विद इन 7 डेज। ठीक है, और अगर कोई कंट्रोलर जनरल का कोई फैसला था, प्रोविंशियल लेवल से फैसला था, तो उससे किसी बंदे को लगता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो उनको एक स्पेशल एपलेट कमेटी जो बनाई जाएगी उनके पास आना होगा विद इन 15 डेज। ये ज़रा फ़र्क समझ लें, अगर डीसी साहब का कोई फैसला आपको सही नहीं लगा तो आप कमिश्नर साहब के पास 7 डेज़ में जा सकते हैं, और अगर प्रोविंशियल लेवल से कोई फैसला आया था प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल की तरफ से, आपको लगा कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, या वो जो भी हुक्म था वो आप उसको ठीक नहीं समझते, तो आप जो स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी प्रोविंशियल लेवल पे बाय द काउंसिल बनाएगी, ठीक है, तो आप वहाँ पे उस एपलेट कमेटी में जाएंगे
और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, कमिश्नर साहब का फैसला हुआ तो वो कमिश्नर साहब का फैसला आखिरी होगा, उसके बाद कोई फैसला नहीं। और अगर आप कंट्रोलर जनरल साहब के खिलाफ गए हैं तो एपलेट कमेटी का फैसला फाइनल होगा, उसके आगे कोई अपील नहीं। उसके बाद अबैटमेंट और अटैम्प्ट्स हैं। अटैम्प्ट्स एंड अबैटमेंट, एनी पर्सन हु अटैम्प्ट्स, देखें जो बंदा कोशिश करता है, जिसने कोशिश की, अटैम्प्ट की, लेकिन अभी तक उसने ऑफेंस किया नहीं, तो हम समझेंगे कि उसने ऑफेंस कर लिया। और अगर उस कोशिश में किसी ने उसकी हेल्प की है तो हम उस बंदे को भी समझेंगे कि उसने भी ऑफेंस किया है, ठीक है। और इसमें एक प्रोवाइज़ो है कि अगर किसी बंदे ने अपनी ज़ात के लिए 10 रुपये महंगी चीज़ ख़रीद ली है, 50 रुपये की चीज़ है, 60 की अगर रिटेल, 50 उसकी रिटेल प्राइस, कोई बंदा क्या चाहता है कि मैं आपसे जनाब 55 की ले लेता हूँ, मैं आगे 60 की बेचूंगा, अगर तो वो अपनी ज़ात के लिए ले रहा है तो हम उसको ऑफेंस नहीं समझेंगे, अगर वो सेल करने के लिए ले रहा है तो हम उसको ऑफेंस समझेंगे, ठीक है। ऑफेंसेस बाई कॉपरेशन, तो जो कंपनीज वगैरह, अगर हमें पता चल जाए कि किसी कंपनी ने वायलेशन की है हमारे ऑर्डर्स की, तो हम उस कंपनी के ख़िलाफ़ प्रोसीड करेंगे। उनके जो भी डायरेक्टर या जो भी सेक्रेटरी या जो भी हमारे सामने उनके ऑफिसर बड़े आएंगे, हम उनको पकड़ेंगे पेनल्टी या गिल्टी के लिहाज से, उनको पेनल्टी डालेंगे, उनको सज़ा देंगे, अनलेस कि वो साबित ना कर दें कि भाई मैंने तो बड़ी कोशिश की है, अब मेरे इख्तियार में ये नहीं था, मैं इसको कंट्रोल कर सकता। अगर वो कर गया है कि विदाउट हिज नॉलेज, उसके नॉलेज में नहीं था, ठीक है, और ऑल ड्यू डिलीजेंस जो उसने किया है प्रिवेंट करने के लिए, वो हमें नज़र आ गया, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, बाकी कंपनी को जो भी जुर्माना करना करेंगे, अदरवाइज हम उस बंदे को पकड़ेंगे जो हेड होगा वहाँ का। फॉल्स स्टेटमेंट की देख लेते हैं सज़ा क्या है। जब व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर, जब किसी से मालूमात चाहिए, किसी ने मालूमात गलत दी है, या फिर मेक्स एनी स्टेटमेंट एज अफोस्ड इन एनी बुक, किसी ने बयान गलत दिया है, ठीक है, या फिर किसी ने रिकॉर्ड में कोई रद्दोबदल की है, तो दोनों को जो है वो हम सज़ा देंगे, ठीक है। ये देख लें 3 साल, और वही जुर्माना यहाँ भी 5 लाख ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं तो वही लगेगा। 3 साल कैद तक हो सकती है और 5 साल जुर्माना, 5 लाख जुर्माना हो सकता है। 16 है हमारे पास पावर टू ट्राई ऑफेंसेस, तो इसमें जो भी ऑफेंसेस होंगे उनको समरी के तौर पे या डिटेल फॉर्म में देखा जाना होगा जहाँ भी, तो वो ये CRPC के अंडर जो कोर्ट्स बनती हैं 14A के मजिस्ट्रेट स्पेशल जो हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट, वो इनको देखेंगे। इफ़ अ स्पेशल मजिस्ट्रेट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी ऑफेंस पनिशेबल, जब वो देखेंगे कि पनिशेबल है अंडर द एक्ट हैज़ बिन कमिटेड, उस बंदे ने किया है, तो वो जो मजिस्ट्रेट होंगे मे एंटर द प्लेस, वो उस जगह पे जाके ट्राई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, कि ये ऑफेंस वहाँ पे ऐसे ही हुआ। 17 है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस, तो जहाँ पे कहीं लाइसेंसिंग वगैरह की बात हुई, को बंदा लाइसेंस के बगैर, क्योंकि इसने लाइसेंस वगैरह, लाइसेंसेस भी रेगुलेट करने और जारी करने ना, अगर कमेटी को या फिर किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को पता चला कि कोई बंदा लाइसेंस के बगैर कोई चीज़ बेच रहा है और उसने जो है वो वहाँ जाके इंक्वायर किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस कंपनी, उस दुकान पे होगा कि वो वहाँ पे जो है प्रोड्यूस करे, ये नहीं कि वो आगे से कहें कि जी आप जाके पता करें, हमारी कंपनी तो रजिस्टर्ड है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस दुकान वाले के ऊपर होगा, ठीक है। 18 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में किसी अथॉरिटी ने, काउंसिल ने, कंट्रोलर जनरल ने या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ने, किसी ने भी जो गुड फेथ में फ़ैसला किया है, उसके ख़िलाफ़ कहीं पे सूट दायर नहीं हो सकता। 19 है पावर टू मेक रूल्स, तो ये बिल्कुल पीरा एक्ट की तरह ही तीनों चीज़ें हैं कि जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ने बनाने हैं, रेगुलेशंस हैं एम्प्लॉयज़ के लिहाज से जो भी हैं वो काउंसिल करेगी, और जो शेड्यूल को अमेंड करना है वो भी काउंसिल करेगी, ठीक है। ओवरराइडिंग एक इफ़ेक्ट है कि कोई भी एक्ट, उसकी कोई भी प्रोविज़न इनकंसिस्टेंट हो, इस एक्ट के मुखालिफ हो, तो होने दें, हमारा एक्ट जो कहेगा हम उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट देंगे, हम उसको फाइनल समझेंगे, ठीक है। रिपील क्या है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये पहले 2023 में ऑर्डिनेंस के तौर पे आई थी,
ये वाली सारी प्रोविजंस या इनमें से जो भी प्रोविजंस थी उनको रिपील करके रिप्लेस कर दिया गया इस एक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन अगली बात इससे भी इम्पोर्टेंट है कि रिपील तो होगी ये चीज़ इस 23 के अंदर, लेकिन ऑल एक्शंस जो एक्शन लिए गए ऑर्डिनेंस के अंदर, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन अंडर, तो वो हम समझेंगे कि 2024 वाले एक्ट के अंडर लिए गए हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे, वो केस ख़त्म नहीं होंगे। शेड्यूल अटैच किया हुआ है जो हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ के नाम भी दिए हुए हैं, वाइट शुगर है, मीट है, आटा मैदा इससे मुतल्लिका, गुड़ हो गया, पैडी चावल वगैरह, मिल्क कर्ड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और बल्कि इनको देखा जाना ज़रूरी है, एक बार पढ़िएगा लाजमी, ताकि हमें आइडिया रहे कि ये जो 59 ये आर्टिकल्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, इनको हम एसेंशियल कमोडिटीज़ कहते हैं। इनके जो प्राइसेस को हम फिक्स करेंगे और रेगुलेट करेंगे। और ये 2024 में पास हुआ है, फिर 25 में एक ये काउंसिल वगैरह के मुतल्लिका अमेंडमेंट आई, और फिर उसके बाद प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़, ये 2-3 जो है ना इसकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट, इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज किया गया। तो ये 25 तक जो अमेंडमेंट्स थी वो इसमें शामिल हैं। तो होपफुली आप इस एक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।